हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो चलिए आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का ये टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक है, जैसे आप देख ही रहे हो, ये नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल आज का हमारा टॉपिक है। और जो नेशनल इमरजेंसी है इसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आर्टिकल से पूछे जा सकते हैं कि डायरेक्ट अनुच्छेद भी पूछ सकता है और उसके प्रावधान भी पूछ सकता है। वो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, कौन से पार्ट में आता है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसका क्या प्रभाव है और इसका जो भी प्रभाव पड़ता है हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन पे या हमारे जो वित्तीय प्रावधान है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। और मूल अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कौन कौन से मूल अधिकार से फंडामेंटल राइट्स है जिन पर नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव पड़ता है। तो नेशनल इमरजेंसी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है हम वो देख लेते हैं। तो जो नेशनल इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी एक्चुअली तीन तरह की होती है, जो हमारे जो संविधान में दी हुई है तीन तरह की इमरजेंसी दी हुई है। तो एक तो दी हुई है हमारी आर्टिकल 352 में जो कि नेशनल इमरजेंसी है। दूसरी है हमारी 356 में दी हुई है अनुच्छेद 356 में जो कि स्टेट इमरजेंसी है, जिसमें राज्य आपातकाल बोल देते हैं या उसको राष्ट्रपति शासन भी बोल देते हैं। तीसरा है 360 में दिया हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो ये तीन तरह की इमरजेंसी हमारे देश में लगती है, हमारे संविधान में दी गई है। तो 352 और 356 तो ये तो लग चुकी है अभी तक, लेकिन 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ है। तो क्योंकि हमें बात नेशनल इमरजेंसी की हमें करनी है इसमें, तो हम आर्टिकल 352 को उठा लेते हैं। तो जो 352 आर्टिकल है, राष्ट्रीय आपातकाल इसमें दिया हुआ है और ये जो है पार्ट 18 में आता है। पार्ट 18 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। हमारे संविधान के टोटल 22 पार्ट है, 22 पार्ट है। तो उसमें जो 18वां पार्ट है, वो 18वां भाग जो है उसमें नेशनल इमरजेंसी दिया हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल दिया हुआ है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कब लग सकता है, वे कौन से किस किस वक्त जो है नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लग सकती है। तो इसके जो है तीन प्रावधान दिए हुए हैं, इसमें तीन कारण दिए हुए हैं। तो पहला तो यह है कि एक तो वॉर जैसी कंडीशन हमारे देश में होनी चाहिए, यानी कि युद्ध जैसी स्थिति देश के अंदर होनी चाहिए। जो ऐसी स्थिति हो गई तो नेशनल इमरजेंसी को जो है प्रोमुलगेट किया जा सकता है। दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक ये स्थिति होनी चाहिए। ये भी स्थिति हो सकती है अगर कोई हमें बाहर से कोई हमें कोई एग्रेशन, हमें एग्रेस करता है हमको, तो उस वक्त भी जो है नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है। तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह। ठीक है ना, अगर हमारे देश के अंदर आर्म रिबेलियन हो जाता है या कि सिविल वॉर जैसी कंडीशन देश के अंदर आ जाती है, जिसमें जो है सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस वक्त जो है नेशनल इमरजेंसी को प्रोमुलगेट किया जा सकता है। तो ये तो तीन कारण है कि जब नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि एक्चुअली इमरजेंसी का लगाने का तरीका क्या है, इसको प्रोमुलगेट कैसे किया जाता है। तो हमारे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को शक्ति है, हमारी जो संसद है, संसद को शक्ति है कि वो नेशनल इमरजेंसी को प्रोमुलगेट करे। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि जो नेशनल इमरजेंसी है, अगर इसकी घोषणा कर दी गई है, अगर इसकी घोषणा कर दी है, तो ये एक महीने के अंदर इसका प्रस्ताव जो है दोनों हाउस से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से, दोनों जगह से जो है ये अप्रूव होना चाहिए, दोनों जगह से ये पास होना चाहिए। दूसरा, जो पास होगा वो कैसे होगा, वो स्पेशल मेजोरिटी से होगा। 2/3 मेजोरिटी लोकसभा से और 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा से। ठीक है, आज अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है, ठीक है, अगर वो घोषित कर दिया है तो उसमें एक महीने के अंदर, जब से घोषित किया उसके एक महीने के अंदर लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी 2/3 की जो मेजोरिटी है, बहुमत है, उससे पास होना जरूरी है। लोकसभा के 2/3 और राज्यसभा के 2/3, उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी।
ठीक है, तो उससे ये जो है उसका अप्रूव होना चाहिए। अगर ये अप्रूव नहीं हुआ तो जो अनाउंस किया था राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी को जो प्रोक्लेम किया था, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा, वहाँ से ख़त्म हो जाएगा अगर ये पास नहीं हुआ। अगर पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया, मतलब दोनों हाउसेज ने इसको पास कर दिया, तो ये अगले 6 महीने तक देश के अंदर इमरजेंसी चलती रहेगी। अगले 6 महीने तक इमरजेंसी चलती रहेगी। और अगर इन 6 महीने के अंदर अंदर, जब 6 महीने ख़त्म होने वाले होंगे, उससे पहले पहले फिर से अगर पार्लियामेंट ने, लोकसभा और राज्यसभा ने अलग अलग से जो है 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से फिर से रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो 6 महीने फिर बढ़ जाएगा। और ऐसे 6 महीने कई बार बढ़ा सकते हैं, हर बार बढ़ा सकते हैं। बस शर्त यह है कि जब 6 महीने ख़त्म होने वाले होंगे, उससे पहले पहले पार्लियामेंट को जो रिजोल्यूशन है, इसका अप्रूवल है, वो अप्रूवल इसको बार बार पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, ताकि इमरजेंसी जो है वो कंटिन्यू होती रहे। वो हर कितने समय तक इसको बढ़ा सकते हो, लेकिन 6 महीने का जो एक बार पास होगा तो उसका जो इफेक्टिव रहेगा वो 6 महीने तक करेगा। और 6 महीने के अंदर फिर से अगर रेजोल्यूशन पास करा दिया तो फिर से जो है ये 6 महीने फिर बढ़ जाएगा। तो ये तो है कि इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है वो कैसे होगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसका रिवोकेशन कैसे होगा, इसको वापस किस तरीके से ले सकते हैं हम, लगा तो दी इमरजेंसी, लेकिन इसको हटा कैसे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। तो इसको रिवोक कैसे करते हैं, तो रिवोक करने के लिए क्या होता है कि अगर जो सेशन है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर सेशन चल रहा है तो लोकसभा के 1/10 जो मेंबर है, 1/10 जो एमपी है, वे किसको देंगे, एक जो रिक्वेस्ट करेंगे 1/10 एमपी किससे, स्पीकर से करेंगे। और अगर सेशन में पार्लियामेंट नहीं है, कोई सा भी हाउस अगर सेशन में नहीं है, जो है लोकसभा अगर सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट को 1/10 एमपी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो है आप इसको हटाने के लिए, नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए। तो हटाई कैसे कि 1/10 एमपी ने रिक्वेस्ट किया, और उसके बाद जब से रिक्वेस्ट किया 14 दिन के अंदर अंदर हाउस बैठता है, यानी लोकसभा जो है। यहाँ पर जो रिवोकेशन आपको याद रखना है, जब इमरजेंसी को हटाने की बात होती है, उसमें सिर्फ योगदान जो है लोकसभा का होता है, उसमें योगदान सिर्फ लोकसभा का होता है। और जब लगने की बात होती है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों इसको पास करते हैं, लेकिन हटाना है तो उसमें सिर्फ रोल जो है लोकसभा का है। तो 1/10 एमपी ने अगर सेशन में है लोकसभा तो स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे, और अगर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। तो प्रेसिडेंट क्या होगा, उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर जो है सेशन बैठेगी, लोकसभा की सेशन बैठेगी, और उसके बाद उसमें रिजोल्यूशन को पास कराया जाएगा। तो अगर वो रिजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से जितने भी व्यक्ति आए हैं उसका 50+1 अगर उसको पास कर देते हैं तो ये रिवोक हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी को रिवोक जो है वो रिवोक हो जाएगी नेशनल इमरजेंसी, अगर लोकसभा के सिंपल मेजोरिटी से अगर पास कर देती है। तो ये था जो है जो नेशनल इमरजेंसी है उसको लगा कैसे सकते हैं और हटा कैसे सकते हैं। इसके बाद है, अगर हम बात करें कि जो ये है इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसका प्रभाव, बहुत प्रभाव इसका पड़ता है पूरे देश के अंदर। पहली बात तो जो नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में भी लग सकती है और देश के किसी हिस्से में भी इसको लागू कर सकते हैं, देश में भी लग सकती है और देश के किसी हिस्से में भी लागू कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, वो 1962 में लगा था। 1962 में चाइना के साथ इंडिया का वॉर हो रहा था, और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है इमरजेंसी लगी थी। तो उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नेफा कुछ करके था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस करके कुछ ऐसा। तो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में ये पूरा जो नेशनल इमरजेंसी पहली बार लगी थी 1962 में, और ये 1967 तक कंटिन्यू रही, 1967 तक ये कंटिन्यू रही। इसी बीच 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया, तो उस वक्त दोबारा से इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 1962 ने वाले ने काम कर दिया। इसके बाद
जो हमारी दूसरी इमरजेंसी लगी राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा वो 1971 में लगा, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, बांग्लादेश जब अलग से नेशन बना था, सेपरेट नेशन बना था, उस वक्त अलग से जो है ये 1971 में वॉर जो है सेकेंड इमरजेंसी लगी थी। उसके बाद जो तीसरी इमरजेंसी लगी वो 26 जून 1975 को लगी थी, तीसरी इमरजेंसी जो कि इंदिरा गांधी ने लगाई थी। जो पहली और दूसरी इमरजेंसी लगी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो तीसरी इमरजेंसी थी उससे प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो पहली इमरजेंसी लगी 1962 में वो एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर लगी थी। किस पे आधार पर? कौन से आधार पे? एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर। ठीक है, तो इसमें क्या था कि क्योंकि हमें डर था, हमें एग्रेशन जो मिल रहा था चाइना की तरफ से मिल रहा था, तो उस तरफ से जो हमें धमकियां मिल रही थी, हमें एग्रेशन मिल रहा था, तो उसके आधार पर हमने इमरजेंसी लगाई थी। 1971 में वॉर जैसी स्थिति हो गई थी, तो वहाँ पर भी इसी आधार पर वॉर की जो कंडीशन है, या एक्सटर्नल एग्रेशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना, इस आधार पर जो है सेकेंड इमरजेंसी लगी थी। लेकिन जो थर्ड इमरजेंसी लगी वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल थी। थर्ड इमरजेंसी कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों थी? क्योंकि उसका जो आधार था वो तीसरा था, और वो आधार क्या था? वो आधार था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। उस वक्त इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। अगर कोई आंतरिक हमारे समस्या आ रही है हमारे देश के अंदर, उसके आधार पर जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी लगाई थी। उस वक्त आर्म रिबेलियन नहीं था, उस वक्त जो तीसरा कारण था इंटरनल डिस्टर्बेंस था। ये आर्म रिबेलियन जो था ये हमारे संविधान के अंदर 44वां संशोधन किया गया था 1978 में, तब इसको ऐड किया गया था और इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाया गया था। क्यों हटाया गया था उसको मैं बताता हूँ। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 26 जून 1975 को थर्ड इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। अब इसके आधार पर लगा दी तो हुआ क्या कि इससे काफ़ी, क्योंकि इनका जो कारण था डिस्टर्बेंस लगाने का, इसके अंदर इमरजेंसी लगाने का कारण ये था कि इसमें कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, इंदिरा गांधी की कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, और अपोजिशन भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, होता जा रहा था, ठीक है, उनको भी मौका चाहिए था। तो जब प्रोटेस्ट हो रहे थे और इंदिरा गांधी क्योंकि एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी और एक तरफा डिसीजन लेती थी, तो उनका जो है विरोध भी होना लाजमी था। तो उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी जो है लगाई थी, क्योंकि उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगे थे, क्योंकि उन्होंने जो है इलेक्शन में कुछ जो है धांधलेबाजी की थी, कुछ फेवर लिया था कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स का। तो हुआ क्या कि ये बड़ी कंट्रोवर्शियल रही थर्ड इमरजेंसी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये जो इमरजेंसी लगी थी, इसमें क्योंकि एक प्रावधान ये है कि जब इमरजेंसी लगती है तो उसमें लोकसभा का और विधानसभा का जो टेन्योर है एक एक साल बढ़ाया जा सकता है, और एक से एक साल कितनी बार ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर विधानसभा, अगर जो इसका विधानसभा है तो विधानसभा का टेन्योर बढ़ सकता है, लेकिन हम बात लोकसभा की करते हैं यहाँ पे, तो लोकसभा का टेन्योर जो है वो कई बार बढ़ाया गया, उसको दो बार बढ़ाया गया। एक्चुअली क्या था कि 1971 में इलेक्शन हुए थे, और 1971 + 5 जो है कितना हो गया 76, तो जो है 77 तक जो है जो ये सेशन था, जो लोकसभा थी वो चलाई थी, 2 बार जो है इसको एक्सटेंड किया था इंदिरा गांधी ने। होता क्या है कि उसके बाद जब इंदिरा गांधी हार जाती है और अपोजिशन पार्टी है, जनता दल आती है, तो जनता दल क्या करती है कि वो एक कमीशन बैठाती है, कमीशन का नाम है शाह कमीशन, कई बार पूछ लिया जाता है शाह कमीशन। शाह कमीशन को बैठाया, शाह कमीशन से पूछा गया कि भाई आप बताओ कि जो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर जो इमरजेंसी लगाई है इंदिरा गांधी ने, क्या ये वैलिड है, वैलिड थी? तो शाह कमीशन ने इसको रिव्यू किया और बताया कि नहीं, इट वॉज नॉट वैलिड, that the emergency that was proclaimed on the basis of internal disturbance that was not valid। अब हुआ क्या कि जब नई गवर्नमेंट आई, नई जो पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने कुछ जो है चेंजेस लेकर आए। वे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए 1978 में। अब उसमें कुछ चेंजेस किया।
एक्चुअली क्या था, मैं चेंजेस की बात कर रहा हूँ, 44वां संशोधन है वो क्या चेंजेस लेकर आया, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 44th अमेंडमेंट एक्ट, दोनों ही अमेंडमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या था कि जब 1975 में इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया था, राष्ट्रीय आपातकाल को, तो उन्होंने प्रेसिडेंट के पास गई और जाके उनसे रिक्वेस्ट किया और प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया। तो कैबिनेट से नहीं पूछा, जो नहीं कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनसे नहीं पूछा कि जो है हम इमरजेंसी लगा रहे हैं, उनको पता ही नहीं था। तो हुआ क्या कि जो ये गलती पाई गई कि कैबिनेट की आपने क्या नहीं लिया, अप्रूवल नहीं लिया। तो अगर हम 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 की बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। तो पहला चेंज तो ये था कि जो भी इस संशोधन में पहला चेंज लाया गया कि जब भी इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी जो लगेगी उसमें कैबिनेट की, जो कैबिनेट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उनसे सहमति लेनी जरूरी है, उनकी संज्ञान में होना जरूरी है जब हम इमरजेंसी को आप प्रोक्लेम करेंगे। दूसरा, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो प्रोविजन था उसको हटा दिया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह लिया है आर्म रिबेलियन। आर्म रिबेलियन को जोड़ दिया। तो हमारे पास 3 फैक्टर है, वो 3 कारण हो गए, एक तो वॉर, एक एक्सटर्नल एग्रेशन और एक हो गया आर्म रिबेलियन। ठीक है ना, सशस्त्र विद्रोह। अगर तीसरा जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह इसको जोड़ दिया। तीसरा जो था वो था कि जो ये था रिव्यू। जो पहले क्या था कि इससे पहले जब भी इमरजेंसी लगती थी तो इमरजेंसी के लगने पर उसको रिव्यू नहीं होता था, उसका न्यायिक पुनर्विचार नहीं होता था, ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। लेकिन इस समय जो है ये जो संशोधन है ये लेकर आया कि जो है इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ, जो जुडिशियल रिव्यू जो है वो कभी भी कोई गवर्नमेंट अगर लगाती है इमरजेंसी तो उसका जुडिशियल रिव्यू जो है वो हो सकता है। इसके अलावा जो चेंजेस इसके अलावा ये आए कि कैबिनेट का हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस का हो गया, जुडिशियल रिव्यू का हो गया। इसके अलावा जो चेंजेस आए तो इसमें था कि तो इससे पहले क्या होता था कि जो ये था, अगर आपातकाल लगाना हो, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगाना हो तो इससे पहले जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते थे। ठीक है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते थे। लेकिन जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, क्योंकि इसे लगाना आसान है सिंपल मेजोरिटी से, जो नेशनल इमरजेंसी है, अगर आप सिंपल मेजोरिटी प्रोविजन रखोगे, प्रावधान रखोगे तो इससे आसान है। लेकिन अगर आप इसे स्पेशल मेजोरिटी कर दोगे, स्पेशल मेजोरिटी, तो उसमें मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेंबर्स, 2/3 MPs चाहिए, और इसमें 50+1 चाहिए। तो कौन सा आसान है, इसमें तो 1/2 चाहिए, 1/2 प्लस 1, इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, प्रेजेंट एंड मेंबरशिप ऑफ द MPs। तो किसकी, दोनों हाउस की। तो ये थोड़ा टिपिकल कर दिया, तो सिंपल मेजोरिटी वाला प्रोविजन खत्म कर दिया और स्पेशल मेजोरिटी इसमें ऐड कर दिया। इससे पहले क्या था कि अगर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के 1 महीने के अंदर अंदर वो रिजोल्यूशन अप्रूव कराना पड़ता है, किससे, दोनों हाउसेस से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। 2 महीने के अंदर था, पहले था 2 महीने के अंदर, लेकिन अब क्या कर दिया, 1 महीने के अंदर कर दिया। अब क्या कर दिया, 1 महीने के अंदर कर दिया, विदिन 1 मंथ। पहले आप 2 महीने के अंदर वो रिजोल्यूशन पास करा सकते थे लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, लेकिन अब क्या कर दिया, 1 महीना कर दिया। आपको 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा से ही पास कराना है और राज्यसभा से ही पास कराना है। और कौन सी मेजोरिटी के साथ, पहले था सिंपल मेजोरिटी, लेकिन अब क्या कर दिया, स्पेशल मेजोरिटी कर दिया, यानी कि 2/3 जो MPs है, मतलब 2/3 ऑफ वोटिंग प्लस 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो ये कहानी हुई। तो इसमें क्या हुआ कि ये कुछ चेंजेस लाए गए 44th अमेंडमेंट एक्ट में। इसका जो लाने का कारण यही था कि इमरजेंसी को लगाना कठोर कर दिया जाए, और यही कारण है कि उसके बाद इंडिया के अंदर इमरजेंसी नहीं लगी। ठीक है ना, 3 इमरजेंसी लगी, 1962, 1971 और 1975 जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। और उसी इमरजेंसी ने क्या किया, क्योंकि उसका जो आधार तो इंटरनल डिस्टर्बेंस था,
ठीक है ना। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी और वो कुछ भी बोल देगी जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, देश में जो है सिविल वॉर की स्थिति क्रिएट हो रही है, तो जो है हम इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन ये आसान हो गया था उस टाइम पे और काफ़ी जो है सिंपल प्रोविजंस थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल इमरजेंसी को, लेकिन वो टिपिकल कर दिया। सिंपल की जगह स्पेशल मेजोरिटी कर दी, उसका जुडिशियल रिव्यू भी करने लगे। पहली बार कैबिनेट से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो ये भी ऐड कर दिया, तो टिपिकल कर दिया। तो इसलिए काफ़ी ये मुश्किल हो गया, काफ़ी टफ हो गया, नेशनल इमरजेंसी को इतनी आसानी से नहीं प्रोक्लेम कर सकते। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, हम इफेक्ट की बात करते हैं। इसमें से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ऑन द फंडामेंटल राइट्स, एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। ये कई बार पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है इसका, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जो नेशनल इमरजेंसी है, अगर नेशनल इमरजेंसी मैंने बताया 352 के आधार पे लगती है, 352 अगर एक्टिवेट होता है नेशनल इमरजेंसी एक्टिव हो जाती है। 352 में भी अगर ये 352 के तहत अगर 358 एक्टिव होता है तो इसमें क्या होगा, आर्टिकल 19, जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के 6 क्लोजेज है, वे सब क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड से मतलब ये है कि आप उनको अभी अवेल नहीं कर सकते, जब तक नेशनल इमरजेंसी है तब तक आप अवेल नहीं कर सकते, पहली बात। तो अगर 352 में साथ 358 एक्टिव हो रहा है तो आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड होगा। आर्टिकल 19 हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की बात करता है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मैंने बता ही दिया उसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ इस्टेब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशंस, असेंबलीज, उन सब की बात करता है। तो हमें फ्रीडम देता है बोलने की, संगठन बनाने की, हमें इधर दूसरे जगह घूमने की, कोई भी प्रोफेशन हमें जो है एडॉप्ट करने की। तो इसमें 6 क्लोजेज है, उन सबको सस्पेंड जो है ये 358 के तहत होगा। तो ये 352, 358 के साथ अगर ये लगेगा तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर 352, 359 के तहत 359 के साथ एक्टिवेट होता है तो क्या होगा, सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, सारे, कहाँ से कहाँ तक, जो हमारे 12 से लेकर 35 तक दिए हुए सब सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंस। जो हम पे जो भी अपराध, जो ऑफेंस है, जो भी गलतियाँ होती है, जो भी हम पर जो ऑफेंस करते हैं हम, उस ऑफेंस में क्या होता है, उसमें कुछ प्रोटेक्शन दी हुई है, जैसे कि जब तक हम कानून नहीं तोड़ेंगे तब तक उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हमने जो है कोई कानून तोड़ा है, ठीक है ना, तब तक हमने कोई अपराध नहीं किया। जब हम कानून तोड़ते हैं तभी अपराध करते हैं, ठीक है ना। इसका प्रोविज़न आर्टिकल 21 क्लोज 1 ये बोलता है। 2 बोलता है कि अगर हमने कोई कार्य किया है और उस पर कोई कानून नहीं बना हुआ है और उसका कानून हमारे कार्य करने के बाद बनता है, तो वो तब से ही लागू होगा कानून जब वो पास हुआ है। इससे पहले ऐसे अगर कोई कार्य करता है, ऐसे कानून तोड़ता है, तो वो जो है उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है और ना ही इसका रेट्रोस्पेक्टिव कर सकते। मान लीजिए मैंने आज जो है, आज 3 तारीख है, तो अगर मान लीजिए मैंने 1 तारीख को जो है रेड लाइट को जंप किया, लेकिन रेड लाइट जंप करना कोई कानून नहीं है, लेकिन 3 तारीख को कानून बना दिया कि रेड लाइट को जंप करोगे तो आपको 1 साल की सज़ा होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने जो है, क्योंकि कानून तो यहाँ 3 तारीख को बना है, जब 1 तारीख को जंप किया था तब तो कानून नहीं था। तो जब कानून यहाँ नहीं था तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब तो कानून बन गया और आपने 1 तारीख को कानून तोड़ा था तो आपको सज़ा मिलेगी ना, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि जब से कानून बना है उसके बाद अगर कोई ऐसे सेम ऑफेंस करता है तो ही पनिशमेंट मिलेगा, तभी कहेंगे कि ही हैज़ ब्रीच्ड द लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए जो है आर्टिकल जो 20 और 21 को छोड़, 21 कहता है फ्रीडम ऑफ राइट, राइट टू लाइफ, ना सिर्फ राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है ना, सम्मान के साथ जीने का अधिकार। उसमें बहुत बड़ा आर्टिकल 21 का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए
आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी राइट्स क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। ये जो है इसका प्रभाव पड़ता है हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। लेकिन रिव्यू की मना नहीं है, रिव्यू होगा, ठीक है ना। ये सस्पेंड करे है, छीने नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा अगर हम बात करें सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर और स्टेट रिलेशंस की, अगर मान लीजिए पूरे देश के अंदर आपातकालीन की स्थिति है तो होगा क्या कि जितने विधानसभाएं है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वे सारी पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की सरकार डिसॉल्व हो जाएगी। मान लीजिए पार्लियामेंट जो है हमारी पूरे कंट्री में जो है नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गई है और इधर यूपी के अंदर जो है आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं एज सीएम, ठीक है। तो इसका इमरजेंसी लगी तो मतलब ये नहीं है कि विधानसभा कंट्रोल आ गई तो सीएम को हटा देंगे या विधानसभा है उसको डिसॉल्व कर देंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो पावर है विधानसभा की, ठीक है ना, वो सारी पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएगी। जिन राज्यों के जिन लिस्ट पर, जो स्टेट लिस्ट बोलते हैं, 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होती है जिस पर सिर्फ कानून सेंटर बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पर विधानसभा या सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। और कंकरेंट लिस्ट वो होता है जिस पर राज्य यानी कि विधानसभा भी और पार्लियामेंट दोनों कानून बना सकते हैं। तो क्योंकि स्टेट लिस्ट पे सिर्फ विधानसभा ही कानून बना सकती है, राज्य कानून बना सकता है, लेकिन अगर इमरजेंसी जैसी कंडीशन क्रिएट हो गई तो पार्लियामेंट हर स्टेट लिस्ट पर, किसी भी राज्य की स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकता है, ठीक है ना। तो कानून बना सकता है, लेकिन वो कानून कब तक लागू होगा, जब तक इमरजेंसी है तब तक तो लागू रहेगा ही। जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई उसके अगले 6 महीने तक वो प्रभाव में रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो कानून जो है स्टेट लिस्ट पे बनाया है पार्लियामेंट ने, वो तब तक लागू हो जब तक इमरजेंसी, और इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने तक, उसके बाद वो सीज हो जाएगा, वो कानून नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक बात यह कि सेंटर स्टेट के जो कानून है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा जो ये है इसका जो प्रोविजंस है कि जो ये ऑर्डिनेंस है, प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए सेशन, जो पार्लियामेंट कोई भी हाउस जो है सेशन में नहीं है, तो उसमें ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर कानून बनाना है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, किसी भी राज्य की लिस्ट पे जो है अध्यादेश भी ला सकता है, ये भी एक प्रावधान है। फाइनेंशियल की हम बात करें, अगर वित्तीय प्रभाव की बात करें तो वित्तीय में ये है कि जो सेंटर ग्रांट देता है स्टेट को, वो कम कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, उसको एब्रोगेट भी कर सकता है, उसको रिड्यूस भी कर सकता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ चेंजेस भी ला सकता है, जो कि सेंटर स्टेट का जो फाइनेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कटौती कर सकता है, क्योंकि जो ऑलमोस्ट जो सभी पावर है वो सारी पार्लियामेंट के हाथ में है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता ही दिया कि जो लोकसभा का जो टेन्योर है 1 साल बढ़ाया जा सकता है, 1-1 साल करके कई बार बढ़ाया जा सकता है। ऐसे विधानसभा का जो टेन्योर है वो भी 1-1 साल करके कई बार बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो पूरा था वो था हमारा नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो हमने पढ़ा है कि नेशनल इमरजेंसी का जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, वो कौन कौन से है। ये 352 में आता है, पार्ट 18 में कवर होता है। इसके अलावा इसका जो लगने का तरीका क्या मैंने बता ही दिया कि दोनों हाउसेज से ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होता है, उसके बाद फिर ये लागू होता है और 1 महीने के अंदर जो रिजोल्यूशन है वो पास होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी के साथ, जो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ, दोनों हाउसेज से ये पास होना चाहिए। उसके बाद जो 6 महीने के अंदर फिर से रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है, ताकि अगर इसको एक्सटेंड करना है, ऐसे कई बार किया जा सकता है। अगर ख़त्म करना है, रिवोक करना है, तो इसमें सिर्फ लोकसभा का इन्वॉल्वमेंट होता है। लोकसभा को जो है उसमें लोग जो है अगर इस सेशन में है तो स्पीकर से, अगर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं 1/10 MPs विदिन 14 डेज। अगर सेशन में नहीं है तो विदिन 14 डेज जो है अब सेशन जो है स्टार्ट होता है, समन होता है और उसमें रिजोल्यूशन पास किया जाता है सिंपल मेजोरिटी के साथ। लोकसभा से अगर पास होता है तो उसको प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी को लगाता ही प्रेसिडेंट है, हटाता ही प्रेसिडेंट है। और प्रावधान के प्रोसेस क्या हो मैंने आपको बता ही दिया, उसका इफेक्ट क्या है मैंने आपको बता ही दिया। फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस पे इफेक्ट पड़ता है, जो वित्तीय जो संबंध है सेंटर और स्टेट के उस पर फर्क पड़ता है। इसके अलावा जो चेंजेस आए हैं, जो संविधान संशोधन हुआ है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, मैं उसके बारे में बता दिया कि क्या स्थिति थी, ठीक है ना। पहले इंदिरा गांधी ने क्या गलतियां की थी और उन गलतियों को सुधार किसने किया है, अगली गवर्नमेंट 1978 में जनता पार्टी आई थी, जनता पार्टी ने उसको सुधार किया है। एक कमीशन बैठाया था, शाह कमीशन, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि नहीं, जो ये इंदिरा गांधी ने 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, दैट वाज नॉट वैलिड।
इसलिए क्या होगा कि जो उसके अंदर प्रावधान थे उनको हटा दिया। जैसे कि अगर इसको इमरजेंसी लगानी है तो पहले सिंपल मेजोरिटी हुआ करती तो फिर इसको स्पेशल मेजोरिटी कर दिया। इसके अलावा जो पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं होता तो जुडिशियल रिव्यू करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी जरूरी नहीं थी, लेकिन इसमें अब ये मैंडेटरी कर दिया संविधान में, कैबिनेट का अप्रूवल लेना जरूरी है। आप बिना कैबिनेट की सहमति के, विदाउट द कंकरेंस ऑफ द कैबिनेट यू कांट प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें तो एक जो था स्पेशल मेजोरिटी वाला मैंने बता ही दिया कि इसमें एक विशेष बहुमत चाहिए था, ठीक है ना, तभी आप लगा सकते हो। पहले सिंपल मेजोरिटी से आप लगा सकते थे। ठीक, तो ये थे सारे कुछ प्रावधान कि जो है जो नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। तो इसमें कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसमें आपके काफ़ी जो नेशनल इमरजेंसी है काफ़ी प्रश्न इसमें आपके कवर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके जो मैंने सारे फैक्ट्स बताए हैं, आप उन फैक्ट्स को कहीं भी इसमें कोई भी प्रश्न उससे संबंधित आ सकता है, आप उसको आराम से कर सकते हो। क्योंकि हमें जो कन्फ्यूज़न होता है वो होता है कई बार कि इसका प्रोसीजर क्या है लगने का और हटाने का, ये आपको याद रखना है। उसका प्रभाव क्या है और इससे संबंधित कौन सा जो संशोधन है आर्टिकल 44 जो बताया वो इससे संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये जो मैंने बताया ये कई बार यूपी सब इंस्पेक्टर में इसका तो पॉलिटिकल जो अलग ही पेपर होता था, और जीएस में कई बार प्रश्न आते हैं ऐसे संबंधित, और दिल्ली पुलिस में भी कई बार प्रश्न इसके आते हैं, 2-3 प्रश्न तो 1-2 प्रश्न तो बन ही जाता है। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ समझ में आई होगी, आपको कई चीज़ें आपको नई जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, हम नई वीडियो लेकर आएंगे, प्रेसिडेंट रूल लेकर आएंगे। तो प्रेसिडेंट रूल के भी जो भी प्रोविजंस है वो सब आपको बताए जाएंगे, और इसमें जो रिगार्डिंग एमसीक्यू है वो भी लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।